गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कैसे हो? ठीक हो बेटा? कल आपका अतिथि तुम कब जाओगे पाठ संपूर्ण हो गया था पूरा पाठ। इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी और वैकल्पिक क्वेश्चन सारे करवा दिए थे ना बेटे। तो ये आपने अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। आज हम व्याकरण का करेंगे, व्याकरण का भाग लेकर आए हैं आज अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आता है बेटा, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपके पेपर में, मालूम है ना आपको। तो बच्चों ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आपके प्रश्न पत्र का सबसे पहला प्रश्न होता है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो कि आप सोचते हैं कि ये एंड में इस प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे। कई बार सोचते हैं ना आप कि इसमें तो पढ़ के ही तो देना है, आसान से है, छांट के ही लिखना है, प्रश्नों के उत्तर आसान सा टॉपिक है और इसको बाद में करेंगे। कई बार ऐसे सोचते हैं ना आप लोग। तो बच्चों ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले आप इसी प्रश्न को करें, इसी प्रश्न को अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब आपको ये प्रश्न पत्र मिलता है तो बेटा आपको 15 मिनट्स आपको इसको रीडिंग टाइम के लिए मिलता है। रीडिंग टाइम मिलता है आपको, पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। तो आप इसे पढ़ चुके होते हैं। 15 मिनट इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप पद्यांश, इस गद्यांश को, प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें। तो बाद में तो इतना टाइम नहीं मिलता बेटा, तो पहले ही आप इसको पढ़ चुके होते हैं, इसलिए इसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें। अच्छी तरह पढ़ने के बाद इस गद्यांश के प्रश्न सारे अच्छे से पढ़ें, ठीक है। पहले गद्यांश अच्छे से पढ़ो, फिर इसके जितने भी प्रश्न हैं वो भी अच्छी तरह से पढ़ें और उनके जो उत्तर हैं उसमें पढ़कर आप छांटते हो वो भी अपने दिमाग में रखें बेटा, ठीक है। क्योंकि आप इसे सबसे पहले अटेम्प्ट कर, अगर आपने इसको सबसे पहले अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, तो समझो आपके 10 अंक पूरे मिल गए हैं। यहीं पर आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे। लेकिन जब आप अंत में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो प्रश्न पत्र आपका हिंदी का लंबा होता है बेटा, और लंबा होने के कारण आपका 10 अंक का यह प्रश्न छूट जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। दूसरी बात, जब आप प्रश्न हल कर रहे हैं तो हल करते समय ही आपकी सोच का एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने इस क्वेश्चन को किस टाइप से हल किया है। ऐसा नहीं होता बच्चों कि इस प्रश्न में जहाँ पर भी आपको कोई भी प्रश्न से संबंधित अगर लाइन मिलती है और इससे मिलती जुलती आप लाइन और ऊपर की 2 लाइन व नीचे की 2 लाइन आप इस तरह से लिखते हो ना, तो इस तरह से आप 6-7 लाइनें एक ही प्रश्न में भर देते हैं। चाहे वह प्रश्न 1 अंक का है चाहे 2 अंक का है। तो बेटा यह बहुत बड़ी गलती है, इसको ऐसे नहीं करना। अगर आप ऐसे ही 7-8 लाइनें लिखेंगे तो वह उत्तर आपका सही उत्तर नहीं समझा जाएगा। तो यहाँ पर पता चल जाता है बेटा, जब आप 7-8 लाइनों का आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि यह इसका जो आंसर लिखा है बच्चे ने वह पूरी तरह से सोच समझकर नहीं लिखा है, सोच समझकर कार्य नहीं किया और उसे उसका आंसर देना ही नहीं आता। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि आप गद्यांश पढ़ने का अभ्यास करें। आप हर रोज़ गद्यांश पढ़ें, घर में पढ़ें, कोई भी गद्यांश लेकर आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित गद्यांश पढ़ सकते हैं। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपके 10 अंक का क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से समझिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहला की है कि सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ेंगे। जब आपको 15 मिनट दी जाती है तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे। प्रश्न के उत्तर को, दूसरा क्या है कि प्रश्न के उत्तर को ज्यों का त्यों उठाकर गद्यांश में से ना लिखें, ऐसी गलती ना करें। तीसरा, उत्तर देते समय
अच्छी तरह से प्रश्न को अपने शब्दों में समझें और फिर उसका उत्तर देने का प्रयास करें, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करें। चौथा, मिलते जुलते शब्द आप लिख सकते हैं, यानी उस क्वेश्चन से जो बुक में आंसर, जो गद्यांश में आंसर दिया हुआ है, उसे मिलते जुलते आप उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन भाषा को बदल कर लिखें। अगर आप भाषा को बदल कर लिखते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही प्रभावशाली माना जाएगा। समझ आ गया बेटा? पांचवा पॉइंट क्या है कि एक अंक के प्रश्नों के उत्तर 15-20 शब्दों में तथा 2 अंकों के उत्तर 30-40 शब्दों में लिखने की कोशिश करें। जो एक अंक का उत्तर है ना, वो कम से कम 15-20 शब्दों में लिखने की कोशिश करें बेटा। और जो 2 अंकों का नंबर है, 2 अंकों का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स हैं जिसके, उसको 30-40 शब्दों में लिखने की कोशिश करें। छठा, अंकों के अनुसार शब्द सीमा का ध्यान रखें। शब्द सीमा जरूर ध्यान रखें। ये नहीं है कि गिनना है आपने, लेकिन अंदाजा होना चाहिए आपको, ठीक है। सातवां, गद्यांश के मुख्य विचार अंशों को रेखांकित करें। पहले गद्यांश पढ़ते हो ना जब, तो गद्यांश के पढ़ने में जो मुख्य विचार बिंदु है, आपको मुख्य अंश लगते हैं उस गद्यांश में, उसको आप रेखांकित कर दीजिए, ठीक है। आठवां, शीर्षक का चयन करते समय संपूर्ण गद्यांश के मूल भाव पर ध्यान दें। इसका मतलब क्या बेटा, जो सारा आप गद्यांश पढ़ लेते हो ना, तो लास्ट वाली लाइन में उसका शीर्षक छिपा हुआ होता है, तो इसलिए आप शीर्षक ढूंढते हुए उसके मूल भाव की ओर देखें, मूल भाव पर ध्यान दें। 9वां, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो ताकि उसका उत्तर भी उचित रूप से लिखा जा सके। और क्रम संख्या का अवश्य ध्यान दीजिए, क्रम संख्या में होना चाहिए। क्रम संख्या कैसे, ये नहीं है कि प्रश्न पहले आपने तीसरा लिख दिया, तीसरे का आंसर लिख दिया, तीसरा नंबर लिख दिया। क्रम से, अगर आपको कोई आंसर समझ नहीं आता उसका स्पेस छोड़ दो क्वेश्चन नंबर डाल के, लेकिन क्रम से करो। 10 क्वेश्चन होते हैं, 8-10 क्वेश्चन, तो उनको क्रम पूर्वक से आपने इनको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है बेटा? समझ आ गए? अब आपको दूसरी वीडियो में ये गद्यांश का जो एक गद्यांश दिखा रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाएंगे। हाँ जी बेटा, अब ये गद्यांश आपके सामने है। इस गद्यांश को पहले हम पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक गद्यांश के द्वारा समझा दिया जाएगा, ठीक है? हाँ जी, गद्यांश है। क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश, सफलता चाहने वाले मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यह देखना है कि उसकी रुचि किन कार्यों की ओर अधिक है। यह गलत बात है कि हर कोई मनुष्य हर एक काम कर सकता है। लॉर्ड वेस्टरफील्ड स्वाभाविक प्रवृत्तियों के काम को अनावश्यक समझते थे और केवल परिश्रम को ही सफलता का आधार मानते थे। इसी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपने बेटे स्टेनहोप को, जो सुस्त, ढीला ढाला और असावधान था, सत्पुरुष बनाने का प्रयास किया। वर्षों परिश्रम करने के बाद भी लड़का ज्यों का त्यों रहा और जीवन भर योग्य न बन सका। स्वाभाविक प्रवृत्तियों को जानना कठिन भी नहीं है। बचपन के कामों को देखकर बताया जा सकता है कि बच्चा किस प्रकार का मनुष्य होगा। प्राय यह संभावना प्रबल होती है कि छोटी आयु में कविता करने वाला कवि, सेना बनाकर चलने वाला सेनापति, भुट्टे चुराने वाला चोर डाकू, पुर्जे कसने वाला मैकेनिक और विज्ञान में रुचि रखने वाला वैज्ञानिक बनेगा। जब यह विदित हो जाए कि लड़के की रुचि किस काम की ओर है, तब यह करना चाहिए कि उसी विषय में ऊंची शिक्षा दिलाई जाए।
ऊंची शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य अपने काम धंधे को परिश्रम से अधिक सफल हो सकता है। जिनके काम धंधे का पूर्ण प्रतिबिंब बचपन में नहीं दिखता वे अपवाद ही हैं। प्रत्येक मनुष्य में एक विशेष कार्य को अच्छी प्रकार करने की शक्ति होती है। वह बड़ी दृढ़ और उत्कृष्ट होती है। वह देर तक नहीं छिपती। उसी के अनुकूल व्यवसाय चुनने में ही सफलता मिलती है। जीवन में यदि आपने वही कार्य क्षेत्र चुन लिया तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। अब इस गद्यांश को हमने ध्यान से सुना बेटा, पढ़ा। अब इसके प्रश्न उत्तर आइए, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है इसका, लॉर्ड वेस्टरफील्ड का क्या सिद्धांत था, समझाइए। तो लॉर्ड वेस्टरफील्ड का क्या सिद्धांत था, हमने कहाँ पर पढ़ा था? लॉर्ड वेस्टरफील्ड का सिद्धांत था स्वाभाविक प्रवृत्तियों की ओर। स्वाभाविक प्रवृत्ति सबसे ऊपर है, तीसरी चौथी लाइन में था ये, कि लॉर्ड वेस्टरफील्ड का सिद्धांत था कि स्वाभाविक प्रवृत्तियों की ओर, ये सामने लिखा हुआ है जैसे कि स्वाभाविक प्रवृत्तियों की अपेक्षा परिश्रम को ही सफलता का आधार मानना। उनका कहना था कि हर मनुष्य हर एक काम नहीं कर सकता। मनुष्य केवल उसी काम में सफल हो सकता है जिसमें उसकी स्वाभाविक रुचि होती है। तो बेटा जिसमें यही बताया गया है कि रुचि के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। जिसमें बच्चे को लगता है कि आसानी से यह सब्जेक्ट वह कर सकता है तो उसी को आगे चुनना चाहिए, आगे के सफलता का आधार मानना चाहिए। यही लॉर्ड वेस्टरफील्ड का सिद्धांत था। अब है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि इसे उसने सर्वप्रथम किस पर आजमाया और क्या परिणाम रहा। इस पर उसने सर्वप्रथम किस पर आजमाया और इसका क्या परिणाम रहा। उसने सर्वप्रथम अपने बेटे किस पर अपना आजमाया था बेटा? गद्यांश में हमने क्या सुना था? स्टेनहोपर उसके बेटे का नाम था ना। उन्होंने इसको अपने बेटे स्टेनहोप पर आजमाया, जो कि सुस्त, ढीला ढाला और असावधान स्वभाव वाला था। इसका परिणाम रहा कि वर्षों परिश्रम करने के बाद भी असावधान एवं सुस्त लड़का जीवन भर योग्य नहीं बन सका। उसने सबसे पहले सिद्धांत को किया, अपने बेटे के ऊपर किया। उसका बेटा कैसा था? ढीला ढाला था, सुस्त था और फिर वह उसको नहीं कर सका, उसमें परिश्रम उसमें वह योग्य नहीं बन सका। ठीक है। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, बालक आगे चलकर कैसा मनुष्य बनेगा, इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। इसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं कि बालक आगे चलकर ऐसा कैसा मनुष्य बनेगा। तो बेटा बचपन में जैसा कि इस लाइन में हमने यहाँ पर पढ़ा था, पहले इनको अंडरलाइन कर लीजिए ना, जो लाइनें हैं आपकी। ठीक है, ये है बचपन के कामों में यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ बेटा मैंने। बचपन के कामों को देखकर बताया जा सकता है कि बच्चा किस प्रकार का मनुष्य होगा। प्राय यह संभावना प्रबल होती है कि छोटी आयु में बच्चा कविता करने वाला कवि, सेना बनाकर चलने वाला सेनापति, ये लाइनें हैं ना, तो इनको आप यहाँ तक कि विज्ञान में रुचि रखने वाला वैज्ञानिक बनेगा, यहाँ तक मैंने निशान लगाए हुए हैं। तो ये आंसर इस तक का है। इसको पढ़ो, पहले इसको अंडरलाइन करो, फिर उसका उत्तर लिखना आप शुरू करोगे। इसका उत्तर क्या बनेगा कि बचपन में बालक की रुचि और उसके कार्यों को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वे आगे चलकर कैसा मनुष्य बनेगा। इस पैरे में लिखा हुआ ना कि पुर्जे कसने वाला, जो पुर्जे कसने की आदत है वो मैकेनिक बन सकता है।
जो भुट्टे चुराते हैं चोर डाकू बन जाता है, जो सेना बनाकर खेलते हैं कई बार वो सेनापति बन जाता है। तो बचपन में ही उनकी आदतों का हमें पता चल जाता है, रुचियों का पता चल जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 4, सही कार्य क्षेत्र चुनने के क्या लाभ हैं। अब सही कार्य क्षेत्र चुनने के क्या लाभ हैं। सही कार्य क्षेत्र चुनने के क्या लाभ हैं। हाँ, तो सही कार्य क्षेत्र चुनने के लाभ है बेटा कि मनुष्य कम परिश्रम से कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है, यानी उसे मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और वह अपने कार्य क्षेत्र के अनुकूल ही व्यवसाय कर सकता है, यानी आगे जाकर उसके दिक्कत नहीं होती है। जब वह अपना कार्य क्षेत्र चुनेगा, जैसे आप लोग भी 10वीं के बाद कोई भी कार्य क्षेत्र चुनोगे तो आपको यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी किन में विषय है, किन विषयों में आपकी रुचि है और किन में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी फील्ड में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उसी फील्ड के अनुसार ही आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं। आगे है प्रश्न 5, कैसे बच्चे अपवाद हैं। अपवाद का मतलब क्या है इसमें बेटे कि कैसे बच्चे, अपवाद का मतलब होता है बेटे कि जिनको प्रॉब्लम होती है बाद में, वो कैसे बच्चे अपवाद हैं। प्रॉब्लम किन बच्चों को होती है, उन बच्चों को होती है बेटा जो काम धंधे का पूर्ण प्रतिबिंब अपना बचपन में नहीं देख पाता। ठीक है, ये सबसे ऊपर लाइन थी गद्यांश में जो थी आपकी, हाँ इधर देखो लिखा हुआ है कि प्रत्येक जिनके काम धंधे का पूर्ण प्रतिबिंब बचपन में नहीं दिखता वे अपवाद ही हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ ना बेटा, ये प्रतिबिंब बचपन में नहीं दिखता वो अपवाद ही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा कि उनका काम धंधे का पूर्ण प्रतिबिंब, क्योंकि चूंकि ये 1-1 के हैं लास्ट वाले क्वेश्चन और आगे के 2-2 हैं, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग उनको उन्हीं इतने ही शब्दों में उनका आंसर देना है बेटा। तो लास्ट क्वेश्चन है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। अब शीर्षक आपको सबसे नीचे, मैंने कहा कि सबसे नीचे आपको मिल जाएगा कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, किस इसमें सारे पैरा पढ़ो तो इसमें आपको पता चल जाएगा। सारा पढ़ने के बाद आंसर लिखने के बाद कि इसमें सफलता के बारे में बोला गया है कि सफलता कैसे पाई जा सकती है जीवन में, अपना कार्य क्षेत्र कैसे चुना जा सकता है। तो सफलता का मूल मंत्र इस गद्यांश का शीर्षक आप उठा के लिख दो। तो ये कोई मुश्किल नहीं है बेटा, आप पहले आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए इसका, और ऐसे ही आपने एक गद्यांश लिखना है और स्वयं उसके क्वेश्चन और आंसर स्वयं ही आपने ढूंढने हैं। उसके आंसर भी लिखोगे, मैं आपको एक गद्यांश दे दूंगी लिखने के लिए, उसके आंसर आप खुद ही ढूंढ कर लिखोगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया। आई होप आप अच्छे से